भाई डायलॉग दोबारा से आपके लिए ये बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल डिट्टो। हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मनु शर्मा, आज आप लोगों के सामने क्लास 12th की अगले टॉपिक राउल्ट का नियम पढ़ाने जा रहा हूँ। राउल्ट का नियम क्या होता है और ये कैसे इसके न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले राउल्ट का नियम होता क्या है, ये किन किन पर लागू करता है। ये दो प्रकार का आपके यहाँ पे दिया गया है। कौन कौन सा? एक दिया गया है वाष्पशील वैद्युत पदार्थों के लिए और एक दिया गया अवाष्पशील वैद्युत पदार्थों के लिए। वाष्पशील यानी कि वॉलेंटाइल ठीक है, उसके लिए दिया गया है। एक है नॉन वॉलेंटाइल सॉल्यूशन, उन दोनों के लिए दिया गया है। तो हम दोनों को बारी बारी से कंप्लीट करेंगे, लेकिन इसको शुरू करने से पहले आप लोगों को सबसे पहले वाष्प दाब पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब पता होना चाहिए। उसके बाद आपको अवनमन उन्नयन पता होना चाहिए, क्या क्या होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि वाष्प दाब यानी कि जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, अवाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं। आपको ये सब चीजें क्या होंगी, जाननी पड़ेंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हम बताते हैं। जैसे कोई भी एक हमने सॉल्यूशन लिया, उसमें दो तरह की चीजें होती हैं, सबको पता है। एक होती है विलेय और एक होती है विलायक। यानी कि जब भी कोई भी हमने विलेय लिया उसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है सॉल्वेंट एंड एक सॉल्यूट, दो चीजें होती हैं। जैसे अगर हम उसको गर्म कर रहे हैं, अगर हमने उसको गर्म किया, उसमें से भाप बनेगी ना, उसमें क्या होगा, भाप बनेगी। अगर जो भाप बन रही है, जो यानी कि जिस पदार्थ की भाप बन रही है, जिस पदार्थ की वेपर बन रही है, निकल रही है, वो तो हो गया, उसकी भाप बन रही है, तो क्या हो गया, वाष्पशील। वैसे कहते हैं वॉलेंटाइल। देखो वो क्या हो गया हमारा, वाष्पशील पदार्थ। देखो लिखते हैं वाष्पशील पदार्थ, वॉलेंटाइल सॉल्यूशन या मैटर, वॉलेंटाइल। अगला होता है यानी कि जिसको उबल जाए या जिसमें वाष्प बन जाए, वो होंगे वाष्पशील। नाम से ही पता चला, वाष्पशील, वाष्प माने होता है भाप, शील माने होता है सहन करने वाला, यानी कि वाष्प में परिवर्तित होने वाले पदार्थ को वाष्पशील पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी हो गया, वो भी भाप में बन जाता है, ठीक है। तो और हमारा जैसे कि पेट्रोल हो गया, वो भी तुरंत जल के क्या होता है, डीजल है, ये सब क्या है, वाष्प में कन्वर्ट हो जाते हैं ना। लेकिन अब जैसे कि हमने प्लास्टिक को जलाया, या कागज को जलाया, उसमें कुछ ऐसे होंगे कण जो उड़ जाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना, धुआं निकलता। तो वो जो उड़ गया है, जो चीजें उड़ गई हैं, यानी कि जो वाष्प के रूप में कन्वर्ट हो जाए, जैसे पानी है, पानी क्या हो गया, वाष्प बन गया, भाप बन गई, तो ये उड़ गया। लेकिन कुछ चीजें जो नीचे बैठ जाएंगी, यानी कि जो उड़ेंगी नहीं, जो वाष्प में कन्वर्ट नहीं होती हैं, अवाष्पशील पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि जो वाष्प में बन जाती हैं, जो जब वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, वो वॉलेंटाइल कहलाती हैं। और जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होती हैं, वो नॉन वॉलेंटाइल मैटर कहलाती हैं, ठीक है। तो नॉन वॉलेंटाइल क्या होंगे, जो यानी कि अवाष्पशील पदार्थ जो जलाने पर वाष्प में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो अवाष्पशील पदार्थ कहलाते हैं। कोई डाउट? ठीक, ये आपको पता चल गया। जैसे मान लीजिए कि हमने एक पदार्थ लिया है कोई भी, ठीक है, जैसे पदार्थ लिया या सॉल्यूशन लिया, उसको एक पॉट या एक कोई बर्तन में रखा, ठीक, क्या किया, रखा। उसके बाद हमने इसमें ये क्या किया, मैटर को जो भी रखना था वो हमने भर दिया। इसको भी क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया, और ये खाली थोड़ा यहाँ से जगह थी, यहाँ से ये आ सकता था, इस तरह से हमने बंद कर दिया। ये आ सकता था, लेकिन हमने क्या किया, इसको भी लॉक कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है ना।
यहाँ से भर सकते थे, फिर हमने इसको बंद करके पूर्ण रूप से कहीं से निकलेगा। और इधर क्या किया है हमने, एक बर्नर के द्वारा इसको जलाया। एक बर्नर के द्वारा क्या किया, इसको हमने जला दिया है। तो जब इसको हम जलाएंगे बर्नर के द्वारा, ठीक, इसको क्या किया है हमने, बर्नर के द्वारा जलाया है। ठीक है, ये स्टैंड पे रखा था, अब स्टैंड बना दे, चलो बनाते हैं। ये क्या हुआ है, किसी भी स्टैंड पे रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ, रखा हुआ है। अब इसको हमने क्या किया है कि जलाया है, आग को जलाया, तो ये वेपर में कन्वर्ट होगा ना। अगर भाप में बनेगी, भाप बन रही है, मान लो भाप के कण, ठीक है, इस तरह से ना करके इस तरह से दिखा देगा, ये भाप के कण है। भाप के कण बनेंगे क्योंकि ये जाएंगे तो यहाँ पे चिपकेंगे। भाप भाप बंद है तो ये निकल तो सकता नहीं, निकल नहीं सकता। अगर ये कोई पदार्थ ना लेके आप पानी भी मान सकते हैं, तो पानी मान लीजिए, जल मान लीजिए, तो ये क्या होंगे, यहाँ पर जाएंगे, भाप बनेगी, भाप बनेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, ये कम हो रहे हैं, भाप ज्यादा हो रही है, भाप ज्यादा हो रही है, धीरे 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 एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि इसकी जो वेपर है वो, यानी कि जो भाप है वो पानी की सतह, यानी कि जल की सतह पे क्या होगी, दबाव देने लगेगी ना। देखो जैसे कि अगर यहां से ये बढ़ेगा, आपको पता है, सबको पता है कि ब्रह्मांड की कोई भी चीज, पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज हो, सब में वजन होता है और सब स्थान घेरती है। अगर स्थान घेरती हैं तो जो इसके अंदर की जो वेपर है वो भी स्थान घेरेगी। अब वो बढ़ रही है, और ये भी पता है सबको कि लिक्विड से ज्यादा स्पेस घेरते हैं गैस, गैस ज्यादा घेरती है स्पेस। तो ये जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे वाष्प बढ़ रही है, वाष्प बढ़ रही है, तो इसका मतलब है इसका एरिया वाष्प का बढ़ रहा है, यानी कि वेपर का एरिया बढ़ रहा है। जैसे जैसे वेपर का एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे इसका प्रेशर है वो इसकी सतह पर लगना शुरू हो जाएगा ना। क्या होगा, जल की सतह पर इसका प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा। अब जो लगना शुरू हो गया है, तो इससे क्या हुआ, इस पे एक दबाव पड़ेगा, दाब पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, उसी को कहते हैं वाष्प दाब। उसी को क्या कहते हैं, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, इसे क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प का दाब। ये क्या है, वाष्प का दाब, यानी कि वाष्प दाब क्या होता है कि किसी भी पदार्थ पर वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ये क्या है, वाष्प द्वारा दाब लगाया जा रहा है, तो ये वाष्प दाब हो रहा है। और आपको इसी में और बताएं एक नई चीज, वो क्या होगी कि अगर जैसे कि पानी की बूंद बढ़ रही है, यानी कि पानी की बूंद वेपर में कन्वर्ट हो रही है, जैसे जैसे वेपर में कन्वर्ट हो रही है वो यहाँ जाएगी, टेम्परेचर इधर है, तो क्या होगा, जाएगी रुकेगी, वहां पे तो टेम्परेचर हम दे नहीं रहे हैं, तो वहां पे क्या होगी, ये कोल्ड होगी यानी ठंडी होगी। अगर वो कूल हो रही है, ठंडी हो रही है, और पानी यानी कि भाप जब भी ठंडी होगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जल में, पानी में, तो वो क्या होगी, दोबारा से पानी बन जाएगी। यानी कि अगर एक भी थोड़ी भी भाप उड़ी वो पानी में कन्वर्ट हो गई, यानी कि जब ये बढ़ रही है यानी टेम्परेचर बढ़ रहा, और वो पानी में कन्वर्ट होके आ रही है, तो उसे कहते हैं साम्यावस्था। उसे क्या कहते हैं, साम्यावस्था, यानी कि इनके जो बीच की समझौता हो गया है एक दूसरे का, वो क्या कहलाती है, साम्यावस्था कहलाती है। तो तब तक आप लोग इतना देखिए, इतना नोट कर लीजिए, आगे का हम बताते हैं। लेट यानी कि माना, विलेय का वाष्प दाब, इसको सॉल्यूशन अगर हम कर रहे हैं तो मानेंगे, देखो माना विलेय का वाष्प दाब, लेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, सो बिलियन लिख लो पहले, ठीक, बिलियन 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 नहीं, बिलियन, बिलियन का वाष्प दाब कितना, पी एस, तथा विलायक का वाष्प दाब, विलायक यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पी नॉट है, ठीक, तथा विलेय के मोलों की संख्या किससे डिनोट करते थे, विलेय के मोल, विलेय के मोल एन से, याद है ना, किया था। विलायक के मोलों की संख्या
ब्लैक के मोल कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट किससे निकले लिखते हैं? कैपिटल एन से, याद है ना? है। तब अगर हम पी नॉट यानी कि विलायक में से विलेय को घटा दें, विलायक के बाष्पदाब में से विलेय के बाष्पदाब को घटा दें, तो ये क्या होता है? बाष्पदाब आपेक्षिक अवनमन। ये क्या है? अवनमन। ठीक है, बाष्पदाब में अवनमन। अगर इसी में फिर से पी नॉट का डिवाइड कर दे, किसका? फिर से पी नॉट यानी कि बाष्प विलायक के बाष्पदाब का दोबारा से डिवाइड कर दे, तो ये जो आता है ये किसके बराबर आता है? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर। विलेय के मोल प्रभाज के बराबर, यानी कि अगर पी नॉट माइनस पी एस यानी कि विलायक का बाष्पदाब माइनस विलेय का बाष्पदाब बटे विलायक का बाष्पदाब, जो आएगा वो बराबर होगा किसके? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। विलेय के मोल प्रभाज के, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के बराबर होगा। तो देखो, यानी कि इससे क्या निकल के आया? और ये पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये होता क्या है? ये जहां देखो लिखते हैं, जहां पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल होता है बाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। बाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, बाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है ना? बाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और एन अपॉन एन यानी कि स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, ये क्या होता है? ये होता है मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। ये तो आपको कराया है, कल कराया ना, तो वहां से आप देख सकते हैं। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है जाके देख लीजिए। क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ओके ना? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। ठीक है, ये था, यही जो नियम है, यही बाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है विलेय के मोलों की विलेय के मोल प्रभाज, यानी कि बाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही किसने दिया था? यही दिया था राउल्ट जी ने। किसने दिया था? यही राउल्ट जी ने। किसने दिया? राउल्ट। ठीक है, यही दिया है राउल्ट। ठीक है, और इसी को कहते हैं राउल्ट्स लॉ। इसी को क्या कहते हैं? राउल्ट्स लॉ, यानी कि राउल्ट का नियम कहते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट? ये किसके लिए था? बाष्पदाब के। ठीक है, ये किसके लिए था? बाष्पदाब। ठीक है, बाष्पदाब यानी कि अबाष्पशील पदार्थों के लिए। ये किसके लिए? अबाष्पशील पदार्थों के लिए, यानी कि नॉन वॉलेटाइल मैटर्स के लिए है ये किसके लिए है? अबाष्पशील पदार्थों के लिए। अब अगला जो आएगा वो आएगा बाष्पशील पदार्थों के लिए। लेकिन इससे पहले अगर हम आपको बताएं कि अगर कोई भी पदार्थ, फिर से सुनो, यदि कोई भी पदार्थ राउल्ट के नियम को पालित करता है, यानी कि सभी स्थितियों में, हर परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है, तो उसे कहते हैं आदर्श पदार्थ या आदर्श, ठीक है, पदार्थ कहते हैं। आदर्श विलयन भी कह देते हैं। ठीक है, अगर विलयन है तो आदर्श विलयन कहते हैं। और अगर कोई विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि किसी एक परिस्थिति में भी वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है वो अनादर्श विलयन होते हैं, यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताते हैं कि अगर कोई भी बच्चा है वो अपने माता पिता की हमेशा बात मानता है, हर परिस्थिति में, अच्छी हो परिस्थिति, बुरी हो परिस्थिति, चाहे पापा गुस्से में हो, चाहे मम्मी पापा हंसी में हो, कैसे भी हो, हर बात वो मानता है, तो वो क्या कहलाता है? आदर्श बच्चा, यानी कि आदर्श।
ठीक है, आदर्श बच्चा होता ना, यानी कि आइडियल, वो लोगों के लिए आइडियल बन जाता है कि ये अपने बच्चों, यानी कि ये अपने माता पिता की बात मानता है और उसके मम्मी पापा भी उसको सपोर्ट करेंगे। और ये किसके ऊपर होता है? माता पिता के ऊपर। अगर मम्मी पापा अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देते हैं तो बच्चा जहां तक है कोशिश करके ज्यादातर अच्छे ही होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मम्मी पापा की बात ही नहीं मानते हैं, वो कितना भी प्रेशर दे ले, कुछ भी कह ले, नहीं मानते हैं। तो अगर कुछ ऐसे होते हैं कि जो कभी भी बात नहीं मानते, या कभी भी कुछ ऐसी भी बात होती मान लेते, कुछ नहीं मानते, तो उन्हें कहते हैं अनादर्श बिलियन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। फिर से सुनो, आदर्श बिलियन वे होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अनादर्श बिलियन वे होते हैं जो इसको पालन नहीं करते हैं। ठीक है ना? पालन करने वाले आइडियल सॉल्यूशंस, ना पालन करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। कोई डाउट? किसी प्रकार का कोई डाउट? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विलेय का मोल प्रभाज, इसमें क्या है? ये विलेय के मोलों की संख्या और ये विलायक के मोलों की संख्या। अगर इसी में हम, यानी कि जो विलेय है हमारे पास, इसमें हम पानी की मात्रा बढ़ा दें, यानी कि इसमें अगर हम इसकी तनुता, यानी कि जो डाइल्यूट है, यानी कि है इसकी वो डाइल्यूटिसिटी, यानी कि जो विलेयता है वो बहुत ज्यादा, यानी कि जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दें, यानी कि सीधी सी बात है, इसमें पानी की मात्रा हम बहुत ज्यादा बढ़ा दें, डाइल्यूट कर दें इसे, और ज्यादा डाइल्यूट कर दें, ज्यादा डाइल्यूट कर दें, तो इसका मतलब है इसमें विलेय के जो कण होंगे वो कैसे होंगे? कम होते जाएंगे। विलेय के कण की जो मात्रा है वो कैसी हो जाएगी? कम होती जाएगी। क्योंकि तनुता पता है ना क्या होती है? क्या होती है? पतलापन। तो पतलापन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब है कि इसमें विलायक की मात्रा बढ़ रही है। विलायक की मात्रा बढ़ रही है, तो अगर इसको हम बहुत अधिक तनु कर दें, यानी कि बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दें, ऑन मैक्सिमम डाइल्यूट, यानी कि ऑन गेटिंग मैक्सिमम डाइल्यूट, यानी कि अधिक तनुता पर, अधिक तनु होने पर, अधिक तनु होने पर, तो जो हमारे विलेय के मोल हैं और जो विलायक के मोल हैं, इन दोनों को हम सिर्फ विलायक के ही मोल मान लेते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे? विलेय के मोल कम हो जाएंगे, लगभग नगण्य हो जाएंगे, ना के बराबर हो जाएंगे। जैसे कम हो जाएंगे ना, अगर जो कम हो जाएंगे, ना के बराबर हो जाएंगे, तो इसीलिए क्या करते हैं, इनको हम छोड़ देते हैं, दूसरे वाले को मान लेते हैं। तो क्या करेंगे हम? इसके विलेय के कणों को हमने मान लिया नगण्य है, ना के बराबर है, ठीक है, निग्लेक्ट ही कर दिया, तो क्या बचेगा? सिर्फ विलायक के कण बचेंगे, यानी कि कैपिटल एन बचेगा। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है, विलायक के मूलों की संख्या बचेगी। जैसे जैसे कि अगर मान लीजिए हम एक गिलास पानी में चीनी घोल रहे हैं, एक कटोरी, घुल जाएगी? घुल जाएगी? ठीक। और जो पानी का स्वाद होगा वो कैसा हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे शरबत बन जाएगा, अगर कटोरी बड़ी है तो चाशनी बन जाएगी, वो कैसा होगा? मीठा होगा। होगा ना? लेकिन अगर यही कटोरी को हम समुद्र में जाके तब शरबत बनाए जाके, कि अब हम समुद्र में जाके शरबत को बनाना है, और ले जाओ अपनी कटोरी, जाओ कटोरी अपनी लेके जाओ चीनी भर के, अब बनाओ जाके शरबत, देखें कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? मीठा लगेगा? लगेगा? अरे भाई नहीं लगेगा, क्योंकि पानी कैसा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सॉल्यूस, जो सॉल्वेंट है वो बहुत ज्यादा है विलायक, तो इसलिए क्या होगा कि ये मीठा नहीं लगेगा। अगर मीठा नहीं लगेगा तो कैसा लगेगा? जैसा कि पानी का स्वाद है, यानी कि जो पानी का स्वाद है वही उस समय यानी कि सॉल्यूशन का स्वाद होगा। यानी कि हमने क्या किया है? ब्लेन ना के बराबर घोला है, ज्यादा घोलते तो होता, लेकिन समुद्र में घोलोगे कितना? कितना घोलोगे? अब ये तो है नहीं कि समुद्र में चक्की जैसे कि चल रही है, नमक बन रहा है। ठीक है ना, पुरानी कहानियों में पढ़ा है ना कि चक्की चलती है, नमक बनता है, तो वही नमक, चक्की चल रही है, नमक बन रहा है। ठीक है, नमक की चक्की। तो भाई नहीं, चक्की चक्की आटा निकाल, चक्की चक्की चावल निकाल, वो वाली चक्की चल रही है आज तक। ठीक है, तो वैसे ही क्या करते हैं कि ये तनु जो हमारे मोलों की संख्या है, इसको क्या कर लिया हमने? नाक के बराबर मान लिया, निग्लेक्ट कर दिया, तो इसीलिए क्या बचा हमारे पास? सिर्फ विलायक के मोलों की संख्या बची है, तो इसी को कैपिटल ले लिया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इसको एक क्वेश्चन अगर हम बन लेके इसी को लिखते हैं, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट
बराबर क्या आया, ऊपर तो स्मॉल एन बचेगा, नीचे क्या हो गया कैपिटल एन। ठीक, और ये सबको पता है कि स्मॉल एन बराबर होता क्या है, स्मॉल एन बराबर क्या होता है, इधर देखो लिखते हैं, स्मॉल एन बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोल कैसे निकालते हैं, भार बटे अणुभार। कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या बटे विलायक के अणुभार, ऐसे निकालते हैं ना। तो इसी को भी हम इसमें रख देते हैं, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल एन, तो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एम, कैपिटल एन तो क्या हो गया कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। मल्टीप्लाई कर दीजिए, पलट दीजिए, आपको पता है क्या होता है कि ये दोनों संख्याएं जब डिवाइड वाली होती है तो ये जब पलटती हैं तो क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। ये स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम और ये कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल एम ऊपर आ जाएगा और अपॉन स्मॉल वो कैपिटल डब्ल्यू। ठीक, क्या आया स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम, स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू, और ये क्या आया पी नॉट माइनस का पी एस अपॉन पी नॉट, ये भी आ सकता है। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या सबको पता है, भार बटे अणुभार। ठीक है, विलायक के मोलों की संख्या भी विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। इस तरह से ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला आया है। तो आप लोग एक तो आपके पास ये और एक ये जो दोनों आए हैं ये बहुत अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। ये जो राउल्ट का नियम है ये पेपर में आता ही आता है, पेपर में आता ही आता है। और आपने लोगों ने पिछले साल के आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लीजिए, राउल्ट का नियम आता ही आता है। तो आपको एक मेथड से हमने ये बता दिया, यानी कि आवासशील पदार्थों के लिए ये बता दिया है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशंस के लिए ये बता दिया है, अब वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए हम बताएंगे। तो तब तक के लिए क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको पेपर में लिखना ही लिखना है, आना ही है। आएगा तो लिखोगे, अगर आता होगा तो आता है, नंबर चाहिए तो याद कर लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, अभी अभी हमने राउल्ट का नियम अवाष्पशील पदार्थों के लिए यानी कि नॉन वॉलेटाइल पदार्थों के लिए सॉल्यूशंस के लिए लिया था ना, अभी क्या किया था। अब हम करेंगे वॉलेटाइल पदार्थों के लिए यानी कि वाष्पशील पदार्थ। वाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं, जिनको हम वाष्प में कन्वर्ट कर सकें। अवाष्पशील जिनको हम वाष्प में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं वो अवाष्पशील पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशंस कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं। ठीक है, देखो वाष्पशील और अवाष्पशील दोनों के लिए राउल्ट ने नियम दिया था, उनमें हम आपको एक बता चुके हैं। दूसरे के लिए क्या कह दिया उन्होंने कहा कि कोई भी वाष्पशील पदार्थ होता है, यानी कि अगर कोई भी भाप बन जाती है, वेपर बन जाती है पूर्ण रूप से, तो इसका मतलब है कि उसमें जो भी चीजें थी वो सभी वाष्प में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे बता रहे हैं, अगर मान लो कि किसी घर का ये कह दिया कि सभी लोग दावत में गए, यानी कि किसी घर की दावत आई है और घर खाली है, ठीक है, कहीं गए हैं, यानी कि वो घर से निकल गए, तो इसका मतलब है जितने भी लोग थे वो सब निकले हैं, सब गए हैं। वैसे ही जैसे कि वाष्पशील पदार्थ से अगर ये कह दिया जाए कि वाष्प बनी है तो क्या होगा कि सभी वाष्प में कन्वर्ट होंगे, चाहे वो उसमें कुछ भी लिया हो। जैसे पानी और उसमें तेल डाल दीजिए, पानी और तेल का जो मिश्रण होता है, वैसे तो ये विस्मांगी मिश्रण होगा क्योंकि ये एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होता है, एक दूसरे में घुलते नहीं है, तो क्या होंगे ये विस्मांगी हाइड्रोजीनियस सॉल्यूशन होंगे। अगर इसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है कि ये दोनों वाष्प में कन्वर्ट हो जाएंगे, पानी भी वाष्प में बनता है और तेल भी क्या होगा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो दोनों क्या हो जाएंगे वाष्पशील पदार्थ हो जाएंगे। ठीक, तो वहीं पर अगर कोई भी एक चीज वाष्प में कन्वर्ट नहीं होती है उसे अवाष्पशील पदार्थ कह लेते हैं। तो राउल्ट थे, उन्होंने ऐसी चीजों को देखा, उन्होंने ये कहा कि इनका जो वाष्प दाब था, यानी कि इनमें जो दो घटक होते हैं, क्योंकि दो घटक होंगे, कम से कम तो दो घटक किसी विलयन में होते ही होते हैं, इसी विलयन में कम से कम कितने घटक होंगे, दो। तो उसमें से उन्होंने कहा कि इनका जो घटकों का जो वाष्प दाब का जो योग है, यानी कि घटक अगर मान लो उनका एक और घटक दूसरा, दोनों का जो वाष्प दाब का जो सम है, योग है, वो विलयन के वाष्प दाब के बराबर होगा।
यानी कि किसके बराबर होगा, विलयन के वाष्प दाब के बराबर होगा। तो उन्होंने ऐसे ही निकालने के लिए क्या किया, उन्होंने डाल्टन के, यानी कि डाल्टन जी का भी सहायता ली। डाल्टन जी ने क्या कहा था, वो नहीं परमाणु मॉडल नहीं, डाल्टन का परमाणु मॉडल नहीं बता रहे हम यहाँ पे, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी नहीं है यहाँ पर उन्होंने, डाल्टन ने एक चीज और कही थी कि किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होता है, जो दाब होता है, वो उसमें उपस्थित सभी घटकों के दाब के बराबर होता है। यानी कि जितना भी उसमें उपस्थित जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनका सबका सम उस विलयन के सम उन विलयन के दाब के बराबर होता है। यानी कि इन सब का वाष्प दाब या दाब, प्रेशर और जो टोटल हमारा प्रेशर था वो बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये उन्होंने बताया, वैसा ही इन्होंने भी किया। देखो क्या किया इन्होंने सबसे पहले इनको, जैसे कि दो पदार्थ माना दो विलयन में के पर घटक, ठीक है, विलयन के घटक या दो घटक ए तथा बी है। अब इनका जब घटक है तो इनका मोल प्रभाज भी तो लिख ले रहे हैं, मोल प्रभाज ठीक है, दो घटक ए बी का मोल प्रभाज एक्स ए तथा एक्स बी है। मोल प्रभाज क्या मान लिया हमने, एक्स ए और एक्स बी मान लिया है। तब इनका जो वाष्प दाब होगा, तब वाष्प दाब भी लिख ले रहे हैं, पी ए तथा पी बी है। क्या क्या है, पी ए तथा पी बी है। तो अब उन्होंने इनका जब वाष्प दाब देखा, और अगर इनका शुद्ध यानी कि जब ये प्योर होते हैं तो इनका प्योर पे वाष्प दाब अलग होगा, इनमें कुछ चीजें मिक्स कर लेंगे तो वाष्प दाब अलग होगा। यानी कि हर कंडीशन में वाष्प दाब क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो उन्होंने शुद्ध पे क्या मान लिया, पी नॉट ए तथा, देखो लिख रहे हैं शुद्ध रूप में वाष्प दाब पी ए नॉट तथा पी वी नॉट है। तब उन्होंने क्या लिखा कि जो पी ए बराबर आया है वो हमारा पी ए नॉट, यानी कि ये जो पी ए नॉट और इनके मोल प्रभाज के मल्टीप्लाई के बराबर आया है। जब उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने जोड़ा, तब ये आया। इसी तरह से जब उन्होंने पीवी को देखा, यानी कि द वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है, उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या देखा कि पीवी नॉट और एक्स बी दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आया। उन्होंने सहायता किसकी ली थी, अभी अभी हमने आपको बताया भी था, किनकी ली थी, डाल्टन की। डाल्टन क्या कहते थे कि कुल जो टोटल इनका जो प्रेशर होगा वो पी ए और पीवी दोनों के योग के बराबर होगा, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि इन दोनों का जो योग के बराबर क्या होता है, इसमें टोटल इसका वेपर प्रेशर होगा। तो इसी तरह से इनकी वैल्यू रख दीजिए, हम वैल्यू रख रहे हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, पी ए नॉट, ठीक है। इस हाथ से लिख रहे हैं, इससे थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन लिख लेंगे, कोई घबराने की बात नहीं, दोनों लिख देते हैं, ठीक है। पी ए नॉट एक्स बी एक्स ए, ठीक है, एक्स ए प्लस पी बी एक्स बी और इस पर पी बी नॉट, ठीक है। यानी कि पी टोटल क्या आया, पी टोटल आया हमारा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। यही है आपका राउल्ट का नियम, दिस इज राउल्ट्स लॉ। ये क्या है, राउल्ट का नियम, दिस इज राउल्ट्स लॉ, ठीक। इस तरह से राउल्ट के नियम को सत्यापित किया जाता है, ठीक है। अगर राउल्ट के नियम में ही, अगर राउल्ट के नियम में कोई भी जो पदार्थ होते हैं, अगर इनके वाष्प दाब प्रेशर P और इनके अगर तुल्यांकी अगर इनके मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन के बीच अगर ग्राफ खींचा जाता है, अगर इनके बीच में ग्राफ लिया जाता है तो एक सीधी लाइन आती है, ठीक।
एक सीधी लाइन को कैसी भी हो सकती है, इधर 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 सीधी रेखा प्राप्त हुई। अगर आई तब ये जो विलयन होते हैं इन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? आदर्श विलयन। ठीक है, क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, यानी कि ये राउल्ट के नियम को हर जगह पे फॉलो करते हैं, हर जगह पे राउल्ट के नियम का हर परिस्थिति में ये नियम को पारित करते हैं, यानी कि फॉलो करते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसके द्वारा चलते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, वो अपने माता पिता की हमेशा बात मानता है, हमेशा बात मानता है, तो इसका मतलब है वो अपने मम्मी पापा का क्या है? आज्ञाकारी बच्चा है, यानी कि आदर्श बेटा है। तो वही वैसे ही, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बात नहीं मानते हैं। ठीक, कुछ ऐसे भी होंगे, क्या होंगे, जो बात को नहीं मानेंगे। तो अगर बात मानने वाले हैं तो वो कैसे होंगे? आदर्श, यानी कि बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लाइन इस तरह से होगी। ऐसी होगी ना? ऐसी होती है। ठीक, अगर वो नहीं मान रहे हैं तो उनमें कुछ ना कुछ उनके खराब काम होते हैं, यानी कि वो बिचल जाते हैं, कभी ना कभी अपनी जगह से पोजीशन में चेंज कर लेते हैं, अपनी आदतों में चेंज कर लेते हैं, सीधे जाते हैं, इधर मुड़ गए, इधर जा रहे थे इधर मुड़ गए, तो क्या हो गया? अपनी आदतों में परिवर्तन कर लिया। ठीक है, ग्राफ तो वही वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर और इनके मूल प्रभाव में ही निकाला जाएगा। ठीक है, यानी मूल फ्रैक्शन में ही निकाला जाएगा। सीधी रेखा तो प्राप्त होगी नहीं, तो इसलिए हमने क्या कर दिया? डॉट डॉट कर दिया। अगर इनकी सीधी रेखा से ये ऊपर की तरफ जाए, यानी कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी कि राउल्ट के नियम का ये हर कंडीशन में फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऊपर से जाएंगे। तो अगर ये मान लीजिए फॉलो नहीं करते हैं, उस कंडीशन पहले फॉलो नहीं करते हैं, तब इन्हें क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन कहते हैं, यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, अगर ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो ये फॉलो नहीं करेंगे। तो अगर ये ऊपर से जाते हैं, यानी कि आदर्श विलयन की लाइन जो सीधी प्राप्त होती है, अगर ये ऊपर की तरफ से ऐसे रोटेट हो, इस तरह से कर्व बने, इस तरह से अगर इनके बीच का वक्र बन रहा है, ग्राफ बन रहा है, तो इसका मतलब इसे कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन। क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिविएशन, धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डिविएशन। और अगर ये नीचे से जाए, नीचे से, तो क्या होगा? अगर ये नीचे से इस तरह से जाए, इसको थोड़ा चेंज, ठीक है, कलर से कर रहे हैं जिससे कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना। तो ये कैसा होगा? जो नीचे से जा रहा है, इसका मतलब इसे कहेंगे ऋणात्मक विचलन। और ऋणात्मक विचलन का नाम इंग्लिश में क्या कहेंगे? निगेटिव डिविएशन। निगेटिव डिविएशन, ठीक, इसे कहते हैं निगेटिव डिविएशन कहते हैं। तो कुछ जैसे कि टॉलुइन है, बेंजीन है, टॉलुइन, टॉलुइन का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, कितना है? C6H5CH3 टॉलुइन, और बेंजीन, बेंजीन C6H6। ठीक है, यानी कि जो एक रिंग होती है इस टाइप की, ठीक है, ये बेंजीन है, और अगर इसी में CH3 लगा दिया तो ये टॉलुइन है। ठीक है, तो अगर इनका विलयन होता है तो ये लगभग आदर्श विलयन का जैसा होता है। बाकी जो ज्यादातर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अनादर्श विलयन, यानी कि बच्चा बहुत ही कम। श्रवण कुमार एक ही दो होते हैं, सभी नहीं होते। तो श्रवण कुमार क्या है? एक ही दो है। बाकी कंस तो सभी होते हैं, कंस तो लगभग होते हैं, लेकिन श्रवण कुमार बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो वही है कि श्रवण कुमार बहुत कम है, यानी कि आदर्श विलयन बहुत कम होते हैं, और जो राक्षस होते हैं वो बहुत ज्यादा है। यानी कि राक्षस का मतलब होता है जो अपने, मतलब सीधी सी बात, राक्षस नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जिनके गुण अलग अलग होते हैं वो बहुत से होते हैं, राक्षस नहीं। ठीक है, बच्चे राक्षस नहीं होते, भगवान का रूप होते हैं, ये तो सबको पता है ना, भगवान का रूप होते हैं बच्चे। क्या होते हैं? भगवान का रूप होते हैं, ना कि राक्षस। बस ये है कि श्रवण कुमार सब नहीं होते। श्रवण कुमार बहुत किस्मत से मिलते हैं, जब माता पिता ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तो श्रवण कुमार मिलते हैं। ठीक है ना? तो ये था आपका राउल्ट का नियम। ये वाष्पशील अवाष्पशील दोनों पदार्थों के लिए होता है। ठीक है ना?
वाष्पशील के लिए ये रहा, अवाष्पशील के लिए इससे पहले था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम आगे आपको कराते हैं इसका एक न्यूमेरिकल। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अभी अभी हमने क्या किया था, इसको राउल्ट के नियम को सत्यापित किया था। अब इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं, और न्यूमेरिकल वो भी ऐसा कि आपके लिए ये बोर्ड एग्जाम में आता है। भाई दोबारा से आपके लिए ये बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल डिट्टो छपा मिलेगा। ठीक है, ऐसा ही वाला डायलॉग दोबारा से क्या कहा है देखो, कहा है देखो 18 ग्राम ग्लूकोज को 18 ग्राम ग्लूकोज दे दिया है। इसका मतलब है विलेय का भार दिया गया, जिसको घोला जाता है, ग्लूकोज को इसमें घोला गया था, इसका मतलब ये विलेय है। और विलेय का भार किससे डिनोट करते थे हम, स्मॉल w से। तो स्मॉल w बराबर दिया गया है इसमें 18 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलीन किया गया है, को 100 ग्राम जल में घोला गया है। तो जल में घोला गया है तो इससे ये क्या हो गया, विलायक। विलायक हो गया, विलायक को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। कितना दिया, 100 ग्राम। विलीन करने पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का वाष्पदाब, जल विलायक, तो विलायक के वाष्पदाब को P0 से डिनोट करते हैं। कितना है, 17.53 mm से घटकर 17.22 mm हो जाता है। इसका मतलब है ये क्या दिया, बिलियन का वाष्पदाब दे दिया, क्योंकि ये घट रहा है, इसका मतलब ये कुछ कम हुआ है। और बिलियन कब होता है, जब क्रिया हो जाती है, क्रिया होने के बाद ही तो बिलियन बनता है। तो वही क्या है, क्रिया होने के बाद ही तो बिलियन बना है। तो इसका मतलब है इसका ये क्या दिया गया, बिलियन का वाष्पदाब दिया गया। कितना, 17.2 mm। ग्लूकोज का अणुभार पूछा है, तो ग्लूकोज विलेय है, तो स्मॉल m क्या है पूछा गया है। हमें कैपिटल M भी हम निकाल सकते हैं। कैपिटल M क्या है, H2O, जल। जल का अणुभार कितना होता है, 18 है। निकालते कैसे हैं, जैसे 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन का 1 और 1 ऑक्सीजन होती है तो 16। कितना हो गया टोटल, 18। 2 एकम 2 और 16 18। ठीक, इस तरह से निकालते हैं। अगर आप लोगों ने राउल्ट के नियम को पढ़ा है तो राउल्ट का नियम क्या कहता है, बताइए प्लीज, बताइए क्या होता है राउल्ट का नियम, क्या कहता है, क्या कहता है, नहीं पता, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। राउल्ट का नियम कहता है कि किसी विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, किसी विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन उस विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, द रिलेटिव लोअरिंग, द रिलेटिव मोल प्रभाज, ठीक है, किसी विलयन का वाष्पदाब, ठीक है, द रिलेटिव lowering vapor pressure, the relative lowering vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute के बराबर होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो क्या होता है, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू N अपॉन N प्लस N। ये हमने कल सीखा, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले सीखा था ना। ठीक है, तो हमारे लिए वो कल ही था, आपके लिए आज है। ठीक है, अभी सीखा था। तो क्या है कि इसमें हमने विलेय के मोलों की संख्या को नगण्य मान लिया। तो ये जो नीचे वाले विलेय और विलायक है, तो ये क्या हो जाते हैं, लगभग विलायक की जैसे हो जाते हैं। तो हमने यहाँ से इसको निगलेक्ट कर दिया था, तो ना के बराबर मान लिया था, माना था ना। इसी से इनके मोलों की संख्या, यानी कि ये क्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, भार बटे अणुभार। भार को W से डिनोट करते थे, वेट, अपॉन अणुभार को M से, मोलिकुलर वेट। कैपिटल N तो कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। इस तरह से P0 माइनस PS अपॉन P0 आया है हमारा स्मॉल w कैपिटल M अपॉन स्मॉल m कैपिटल W। ये आया है, ठीक, आया था, सबको याद है। जिसको ये नहीं लिखनी है वो ये भी लिख सकता है। ठीक है, एक ही चीज है, यही इसी का यूज होगा यहाँ पे। क्योंकि क्यों होगा वो भी बताते हैं। क्योंकि P0 इसमें यूज हो रहा है, PS इसमें, ठीक है, P0, उसके बाद M कैपिटल M कैपिटल W, ठीक है, स्मॉल m स्मॉल w, यानी कि सब दिए गए थे। जैसे कि स्मॉल m स्मॉल w कैपिटल M तो कैपिटल M, स्मॉल m तो स्मॉल m, कैपिटल W तो कैपिटल W। क्या हुआ है, इसमें सब इस्तेमाल होंगे, तो जिसमें इस्तेमाल होंगे वही यूज होगा। तो अब हम वैल्यू को पुट करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। सबसे पहले P0 कितना दिया गया है,
17.53 माइनस PS 17 कितना दिया है 22 अपॉन क्या रखना P0 कितना दिया गया है देखो कितना दिया है 17.53 बराबर स्मॉल w कितना दिया गया है 18 इंटू कैपिटल M कितना दिया गया है 18 बटे स्मॉल m पूछा गया है इंटू कैपिटल W कितना दिया गया है देखिए कितना 100 इस तरह से इसकी वैल्यू निकाली हमने कितना आएगा घटाया 1 इसको घटाया तो 3 पॉइंट लगाया 17.53 ठीक है पॉइंट से पॉइंट काटा बराबर 18 गुणे 18 बटे m गुणे 100 कैंची वाला गुणा करके यहाँ से m की वैल्यू निकाली है m की वैल्यू टोटल जो कैलकुलेशन करने पे पहले बताते हैं कैसे आएगी m इधर आया ये डिवाइड में रहा तो ये 18 गुणे 18 ऐसा आई और ये ऊपर और पहुंच गया 1753 ठीक बटे 31 ये और ये वाला 2 जीरो इसकी सबकी वैल्यू यानी कि इसको सबको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 183 तो ये था अणुभार का यानी कि ग्लूकोज का अणुभार तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं हम तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा है ले लीजिए स्क्रीनशॉट फिर हम अगला करते हैं अब हम क्या सीखेंगे हेनरी का नियम तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले देखिए अभी हमने क्या सीखा अभी हमने वाष्पशील पदार्थ और राउल्ट के नियम को हमने सीखा है इससे पहले हम क्या सीख चुके हैं कि ठोसों को द्रव में किस तरह से घोला जाता है जैसे कि चीनी को पानी में घोला था ये भी हम सीख चुके हैं द्रवों को द्रव में घोलना ये राउल्ट के नियम में यही था तो राउल्ट के नियम से हम ये सीख चुके हैं अब होगा गैसों का द्रव में घुलना यानी कि अब हम गैसों को द्रव में कैसे घोलेंगे ठोस को द्रव में घोल चुके हैं द्रव को द्रव में घोल चुके हैं अब गैस को द्रव में घोलेंगे तो गैस को द्रव में घोलने के लिए क्या क्या होगा कैसे होगा वो हम सीखेंगे तो क्या किया जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे वाष्पशील पदार्थों की बात करते हैं अगर हम वाष्पशील पदार्थों की बात करते हैं जैसे पेट्रोल क्या होती है उड़ जाती है ना पेट्रोल को थोड़ी देर के लिए भी अगर हम खुला छोड़ दें तो वो क्या होती है उड़ जाती है एक गैस जैसी ही होती है ना ऑक्सीजन वो भी एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड वो भी एक गैस है हाइड्रोजन वो भी एक गैस है अगर इनको हम जल में घोलते हैं तो क्या होगा कैसे होगा वो हम देखेंगे तो क्या किया जैसे पेट्रोल को ही मानते हैं ठीक है पेट्रोल को अगर हम जल में घोलते हैं पानी में घोलते हैं तो घुलेगी उस पर डाल दीजिए आप पानी में तो थोड़ी देर में बहुत बाद क्या होगा ये उड़ जाएगी पेट्रोल क्या होगी उड़ जाएगी तो पेट्रोल उड़ गई तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा जल तो उसमें लेकिन जो जल होगा उसमें पेट्रोल की स्मेल आती रहती है इसका मतलब है कि द्रव में भी गैसें घुल जाती हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं घुलती हैं खूब नहीं घुलती हैं तो ये कितनी घुलती हैं कैसे घुलती हैं और किन की मात्रा लगभग किन किन परिस्थितियों में किन कंडीशंस पे ये कितनी ज्यादा घुलेंगी कितनी कम घुलेंगी तो ये सब देखा है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम हेनरी इंग्लिश के वैज्ञानिक थे यानी कि इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे इन्होंने खोजा था और कब खोजा था 1801 में 1801 में इन्होंने खोजा था तो इन्होंने क्या किया इन्होंने देखा कि जब हम ये घोल रहे हैं तो ना के बराबर घुल रही है यानी कि जब हमने पेट्रोल को पानी में घोला तो ये ना के बराबर नहीं घुल रही है लेकिन स्मेल छोड़ जा रही है तो इसका मतलब थोड़ी बहुत तो घुल रही होगी ना कुछ तो उसकी क्वांटिटी होगी ऐसी कि जो घुल रही है तो इसीलिए उन्होंने इसका थोड़ा प्रेशर बढ़ाया यानी कि गैस का प्रेशर बढ़ाया और उन्होंने उसको ठीक है थोड़ा उन्होंने प्रेशर बढ़ाया तो उन्होंने देखा कि अब तो थोड़ी ज्यादा है इसमें स्मेल आ रही है उन्होंने और प्रेशर बढ़ाया तो और ज्यादा बढ़ी ठीक है और ज्यादा स्मेल बढ़ी उन्होंने जब इसका प्रेशर बढ़ाया फिर उन्होंने क्या किया इसको गर्म कर दिया यानी कि पहले प्रेशर बढ़ाया तो ये घुल रही थी यानी कि जैसे जैसे इस पर दाब बढ़ाया वैसे वैसे गैसें द्रव में घुलने लगी और खूब घुलेगी ठीक इतनी नहीं घुलेगी मतलब पूर्ण रूप से घुल गई हाँ कुछ उनकी परसेंटेज थी वो क्या हो गई बढ़ी थोड़ी बहुत बढ़ी लेकिन
जैसे ही उन्होंने द्रव को गर्म किया, जैसे ही उन्होंने लिक्विड को गर्म किया, हीट किया उसको, वैसे ही क्या हुआ, द्रव में जो गैसें खुली थी उनकी मात्रा और कम हो गई, तेजी से कम हुई, टेम्परेचर बढ़ा, मात्रा कम हुई, यानी कि उनकी विलेयता क्या हुई, कम हुई, सॉल्युबिलिटी कम हुई, घुलना कम हो गई। अरे उन्होंने कहा इसका मतलब दाब ज्यादा है तो हम इसको घोल सकते हैं, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ये ज्यादा हम नहीं घोल सकते हैं। तो इसी के आधार पर उन्होंने इसका जो नाम दिया उसे दे दिया हेनरी का नियम, उनके नाम पे है, क्योंकि नाम के ही हिसाब से रख देते हैं। एक बाप का जो बच्चा होता है बाप के नाम से ही क्या होगा, पहचाना जाता है, ठीक है। तो बड़े होके ये अलग बात है कि कुछ अपवाद भी होते हैं जो अपने पापा को अपने नाम से पहचानवाते हैं, वो महान होते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो हेनरी ने देखा कि अगर इसकी विलेयता, यानी कि अगर विलयन की विलेयता, जैसे माना विलयन यानी कि सॉल्यूशन की विलेयता, यानी कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज एस, सॉल्युबिलिटी तो एस से डिनोट कर दिया हमने, एस से प्रदर्शित कर दिया है तथा उसका जो आंशिक दाब होगा एंड इट्स पार्शियल प्रेशर इज, दाब उन्होंने पी मान लिया, पी है, ठीक। तब ये किसने किया था, हेनरी ने, तो लिख देंगे हेनरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हेनरी, ठीक है, हेनरी के नियम में, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू हेनरी लिख देते हैं, हेनरी के अनुसार। उन्होंने क्या किया है, इसकी विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी को एस मान लिया है और आंशिक दाब को इन्होंने क्या मान लिया, पी मान लिया, यानी कि कितना प्रेशर लग रहा है, आंशिक दाब का मतलब होता है प्रेशर लग रहा है, प्रेशर तो लग रहा है लेकिन घुलेगा कब। तो इन्होंने देखा कि ये जो सॉल्युबिलिटी है इसके प्रेशर पर निर्भर कर रही है। अरे भाई जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा सॉल्युबिलिटी घुलना शुरू हो गई है, सॉल्युबिलिटी घुलना शुरू हो गई, इसका मतलब ये इस पर निर्भर कर रही है, इस पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप लोगों को ये भी सबको पता है कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कोई कांस्टेंट लाते हैं, लाते हैं ना। तो हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, एक प्रोपोर्शनल का साइन हटाते ही हमने एक कांस्टेंट लाए, कांस्टेंट क्या लाए, के, और इससे हो गया पी, यानी कि पी फॉर प्रेशर, वैसा ही रहा, ठीक। उन्होंने के, अब ये हेनरी ने दिया था तो इसीलिए इसको उनके नाम के हिसाब से के एच से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो क्या देखा उन्होंने कि किसी विलयन की जो विलेयता होती है उसके वाष्प दाब, उसके आंशिक दाब पर निर्भर करती है। तो क्या होगी, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डिपेंड, यानी कि विलयन की विलेयता, ये लिखेंगे विलयन की विलेयता, विलयन की विलेयता वो भी किसकी, ऐसे लिखो, गैस की द्रव में विलेयता, ठीक है। यहां पर भी ऊपर भी चेंज कर दे रहा है, ठीक है, यहां पर भी चेंज कर दो, हटाओ, गैस के लिए लिखा तो गैस के ही मानते हैं, ठीक है। माना गैस की द्रव में विलेयता एस तथा अंशदा ए, ठीक है। तो इसी तरह से मान गैस की द्रव की विलेयता, यानी कि गैस की द्रव में विलेयता उसके किसके, आंशिक दाब, आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है, किसके होती है, उसके आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है, या उसके दाब के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड्स आर डिपेंड्स ऑन इट्स प्रेशर या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर। सीधी सी बात है, इंग्लिश में भी देखो इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, देखो
solubility of gas in liquid is directly proportional ठीक है, and directly proportional of its partial pressure। ठीक है, यानी कि क्या होता है, इसके प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि निर्भर करता है। तो ये था इनका। अब इन्होंने देखा कि ये जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है, ये जो आंशिक दाब है, ये भी निर्भर कर रहा है। ये किस पर निर्भर कर रहा है? उस विलयन की, तो उस विलयन के मोल प्रभाज पर। किस पर निर्भर कर रहा है? उस विलयन के मोल प्रभाज पर। तो देखो इन्होंने क्या देखा कि ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर ये भी निर्भर कर रहा है किस पर? उसके मोल प्रभाज पर। मोल प्रभाज क्या मान लेते हैं हम? एक्स। ठीक है, कोई भी विलयन मान ले रहे हैं, कोई भी विलयन, यानी कि वो एक्स बी मान लीजिए, एक्स ए मान लीजिए, एक्स सी मान लीजिए, पर निर्भर करता है। तो यहां से भी इन्होंने क्या देखा कि जो प्रेशर होता है वो वही कांस्टेंट प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट आता है, पर निर्भर करता है। तो ये जो दोनों नियम थे, एक ये और ये दोनों हेनरी ने ही दिए हैं। ठीक है, कि विलेयता भी उसकी प्रेशर पर निर्भर करती है, जो प्रेशर होता है वो उसके मोल प्रभाज पर निर्भर करता है, जैसा कि हमने पीछे सीखा भी था। अगर इन्होंने मोल प्रभाज और इसके दाब के बीच में अगर इन्होंने ग्राफ खींचा, क्या खींचा? इनके बीच में, किसके किसके बीच में? प्रेशर और मोल प्रभाज के बीच में अगर ग्राफ खींचा तो क्या होता है कि एक सीधी रेखा आती है। इस तरह से जो वैल्यू आएंगी उनको जब मिलाएंगे, ठीक है, प्रेशर की और इसके मोल प्रभाज की जब वैल्यू आएंगी उनको मिलाएंगे तो क्या होता है? एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये किसने बताया था? हेनरी ने बताया था। ठीक है, ये प्रैक्टिकली है, तो प्रैक्टिकल वाला तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ ये बता दिया आपको कि अगर इनके बीच में ग्राफ किया जाता तो ये एक सीधी लाइन प्राप्त होती है। इनकी सीमाएं क्या क्या होती हैं, यानी कि इनकी कौन कौन सी लिमिटेशंस होती हैं। जैसे दाब, दाब कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, यानी कि प्रेशर हाई होना चाहिए। ठीक है, हाई प्रेशर। दूसरा, ताप कैसा होना चाहिए? ताप कम होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि लो टेम्परेचर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तब भी ये क्या होंगी? अच्छी तरह से डिजोल्व नहीं होंगी। ठीक है ना। और सांद्रता, यानी कि इनकी जो विलेयता है वो यानी कि जो विलेयता है या सांद्रता है, यानी कि जो विलयन की वो कैसी होनी, यानी कि थोड़ी कम होनी चाहिए, यानी कि तनु होना चाहिए। यानी कि विलयन कैसा होना चाहिए? तनु होना चाहिए। सीधी बात है, द्रव की सांद्रता कम हो, द्रव की सांद्रता कम हो, यानी कि जितना ज्यादा द्रव में जगह हुआ स्पेस होगा उसके अणु में, उतना ही ज्यादा गैस उसमें घुलेगी। ये थी इनकी सीमाएं और ये था पूरा हेनरी का नियम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोगों के लिए ये वैसे भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री राम।